अजो भाई सभी वेलकम टू लो। एक बार जल्दी से बता दो मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही है आप सभी को। और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं कृष्ण दत्त आपका। फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त कश्यप में और आपके अपने ऐप एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त कश्यप में। एक बार जल्दी से जुड़ जाओ भैया, फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से बता दो मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही है। कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से आपकी क्लास थोड़ी लेट होगी, उसके लिए सभी को सॉरी। ठीक है भाई, जय श्री राधे कृष्णा सभी को, जय श्री राम और सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, एक बार जल्दी से जुड़ जाओ। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं भैया, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स यूनिट थर्ड, लेक्चर 19 है हमारा। आज हम इस असाइनमेंट प्रॉब्लम देखेंगे और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे भैया। आज हम असाइनमेंट प्रॉब्लम देखेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे जल्दी जल्दी। एक बार जल्दी से बताओ, क्या आप सभी ने यूनिट थर्ड कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीके से? आज पढ़ के आए हो क्या आप सभी? तो अगर सभी पढ़ के आए हो तो जल्दी से सभी थंब कर दो और हम अपना असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं भैया। ठीक है भैया, अपना इस असाइनमेंट हम स्टार्ट करते हैं भैया। अच्छा, एक बच्चे ने बोला कि लाइव क्लास स्टार्ट होते गायब हो गई। ऐसा नहीं है भाई, वो टेक्निकल इशू हो गया था, वो सही हो गया अब। ठीक है, ओके भाई, ओके ओके। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं भैया आज का। बहुत बढ़िया सा स्पेशल सा क्वेश्चन है भैया हमारा, और मैं इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करके आपको बताता भी रहूंगा साथ साथ में। ठीक है भैया, मैं आपको साथ साथ में इसका करके भी बताता रहूंगा इसका क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो पहला असाइनमेंट का आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं भैया, और सभी आंसर देने की कोशिश करना भैया। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का। पैराइटी के कंसेप्ट से रिलेटेड है भैया। पैराइटी इज, यानी कि जो जातीयता होती है वो किस चीज से रिलेट करती है भैया? पहला ऑप्शन है आपका डेविएशन, यानी कि पैराइटी किस चीज से जुड़ी हुई है? उसमें विचलन होता है किसी भी गोलाकार चीज में, क्या इस चीज से जुड़ी हुई है? स्पेरिकल साइमेट्री। और बी ऑप्शन है आपका बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ वेव फंक्शन, बिहेवियर ऑफ वेव फंक्शन अंडर इन्वर्जन। क्या किसी भी फंक्शन में चेंज करने के बाद क्या उसमें कुछ ऐसा कुछ होता होगा? क्या पैराइटी इस चीज से जुड़ी हुई है? और ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो एक बार जल्दी से बताओगे सभी स्टूडेंट क्या है इसका आंसर? जितना भी आप सभी को समझ में आया एक बार जल्दी, कोई दिक्कत समस्या ना आए, चाहे आप गलत बताओ चाहे आप सही बताओ, इससे कोई दिक्कत समस्या ना है किसी को भी कि भैया चाहे आपने सही बताया चाहे आपने गलत बताया, बताना सभी को है, कोशिश करनी है भैया। हिंदी में कह रहा हूं, वो जात्यता, जात्यता होती है, जात्यता होती है। ठीक है, थोड़ा सा इधर न कर लेते हैं इसे। जात्यता होती है, पहला क्वेश्चन है भैया इसका, पहला ऑप्शन है गोलीय। और इसका जितने भी हम ऑप्शन देखेंगे भैया सभी के रीजन पता रहने चाहिए हमें, और सभी का हमें थोड़ा थोड़ा सा याद होना चाहिए, एग्जाम में जाकर तभी याद रह पाएंगे भैया ये। ठीक है, और दूसरा है फलन बिंदुओं का व्युत्क्रमण, फलन बिंदुओं का व्युत्क्रमण। ठीक है, जल्दी से एक बार बताएंगे सभी क्या आंसर आए हैं सभी के। अच्छा, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है अभी बी, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है सी, और कुछ बच्चों ने आंसर दिया है ए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, पहले आप इसको देख लो, चलो मैं आपको इसका साथ साथ कंसेप्ट बताता हूँ। अच्छा, पैराइटी क्या होता है? पैराइटी होता है भैया वेव फंक्शन में कुछ भी चेंज आता है। अगर वेव फंक्शन है हमारा एक्स वाई जेड है, और मैं क्या काम करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, उल्टे करता हूँ, तो आप देखते हो कि अगर मैं सपोज करो माइनस एक्स करता हूँ और माइनस वाई करता हूँ और माइनस जेड करता हूँ, फिर भी हमारा वेव फंक्शन साइन बना हुआ है। तो पैराइटी कैसी होती है हमारी? इवन होती है, यानी कि सम होती है।
यदि ऐसा हो गया कि वेव फंक्शन में कोऑर्डिनेट मैंने उल्टे भी कर दिए और मेरा वेव फंक्शन कैसा आ गया, माइनस आ गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारी पैराइटी कैसी होगी, ओड होगी। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन सर हिंदी में भी बताना, बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही बता रहा हूँ हिंदी में भी सारी चीजों को, ठीक है भाई, बेफिक्र रहो इस चीज से। वो कह रहा है जातीयता क्या होती है, गोलीय सममिति से विचलन, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कौन सा होगा भैया, देखना एक बार, फलन बिंदुओं का व्युत्क्रमण, यानी कि वेव फंक्शन में जैसे ही आप चेंज करते हो तो कुछ ना कुछ वैल्यूज, हमें पैरिटी का कंसेप्ट मिलता है कि इवन है या ओड है। तो जल्दी बताओ, अब बताओ आंसर सभी का क्या रहने वाला है। जितनों का गलत था उससे मतलब नहीं है, अब बताओ कितना, क्या आंसर रहने वाला है इसका, क्या आंसर इसका ए रहने वाला है, या आंसर बी रहने वाला है, या आंसर सी रहने वाला है, या आंसर डी रहने वाला है, जल्दी से बताओ भैया। सर आपने क्वांटम फिनोमेना लिखा रखा है नोट्स में, अरे यही तो समझा रहा हूँ, वेव फंक्शन क्या है भैया, वेव फंक्शन जो है क्या है, फलन है। तो वेव फंक्शन ही तो जुड़ा हुआ है किससे। अब बताओ जल्दी से आंसर क्या रहने वाला है, बहुत बढ़िया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया, यही तो क्वेश्चन की खासियत होती है, आप किस प्रकार से पहचानते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि वो एक तरीके से वेव फंक्शन का बिहेवियर है। तो आपको तो वैसे भी पहचान तरीके से पता हो जाना चाहिए था भैया, आपको वैसे भी पहचान तरीके से पता हो जाना चाहिए था कि भैया वेव फंक्शन आ रहा है तो बी होगा। और वेव फंक्शन में क्या कर रहे हैं, बिहेवियर दिखाता है इन्वर्जन, यानी कि उल्टा। यदि हम वेव फंक्शन में कुछ उल्टा करते हैं तो जब भी तो हमारी पैरिटी कंसेप्ट आता है। जल्दी से बताओ, क्या आप सभी पहले ऑप्शन को अच्छे तरीके से समझ गए। अगर सभी ऑप्शन को अच्छे तरीके से समझ गए हो तो थंब कर दो भैया एक बार, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ, क्या आप सभी ये वाला समझ गए हो। ठीक है, अगर ये वाली बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो अगला क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से कर दोगे। आपसे अगले क्वेश्चन में वो इवन और ओड पे क्वेश्चन करेगा कि इवन का मतलब है भैया हमारा कि क्या ये सम है। सम के केस में क्या होता है, फंक्शन अनचेंज रहता है। फंक्शन यहाँ भी पहले प्लस का था और यहाँ भी अब भी कैसा बना हुआ है, प्लस का, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन पहले प्लस का था और अब क्या बना हुआ है यहाँ पे, माइनस का। तो ये ओड का केस है। ठीक है भैया, तो अगला क्वेश्चन सभी का आ जाना चाहिए, तुरंत सभी का आंसर आ जाना चाहिए भैया, साथ साथ में जल्दी से बताओ क्वेश्चन फर्स्ट में कोई दिक्कत तो ना है। बहुत बढ़िया, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए, एक बार में ही आंसर सभी का बहुत सोच समझ के जवाब देना। आंसर बनने आपको दे दिया कि वो कह रहा है भैया इवन पैराइटी, यानी कि जो समजातीयता है वो किस में होती है। इवन पैराइटी इज, ऑप्शन दे रखा है, मैं बेफिक्र रहो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा। वैन द फंक्शन, चाहे थोड़ा सा लेट क्लास हो जाए कोई दिक्कत समस्या ना, बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए काम। वैन द फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज अनचेंज। भैया आप ये सोच कर तैयारी करो कि भैया हम ये तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसा पढ़ नहीं रहे हैं, साथ साथ हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है भैया, यानी कि इवन पैराइटी में क्या होता है, फंक्शन कैसा होता है, क्या अनचेंज रहता है फंक्शन। दूसरा ऑप्शन दे रखा, व्हेन द फंक्शन ऑफ द सिस्टम चेंज, क्या सिस्टम चेंज हो जाता है। जल्दी से बताओ, उल्टा करने पे इसका तो आपको इंग्लिश और हिंदी में कोई दिक्कत समस्या ना होनी चाहिए, साथ साथ मैं आपको हिंदी में इसका बताता रहूंगा। ठीक है भैया, और सी ऑप्शन दे रखा उसने आपका, ए एंड बी बोथ ए एंड बी। और डी ऑप्शन दे रखा भैया आपका नन ऑफ दिस। तो जल्दी से आंसर बता दो क्या इसका रहने वाला है, वो क्वेश्चन को कैसे कहने वाला है। बिल्कुल आपका आंसर आना स्टार्ट हो गया है भैया, कि आपका आंसर आना स्टार्ट हो गया है। जल्दी से एक बार बता भी देता हूँ कि समजातीयता में सम समजातीयता कब होती है, जब हमारा फंक्शन अनचेंज रहता है। समजातीयता में यानी कि कैसा, जो हमारा जो फलन है वो कैसा रहता है, अपरिवर्तन रहता है। तो क्या पहला ऑप्शन होगा, जल्दी से बताओ,
क्या इवन प्रायोरिटी में, और इस वाले में क्या होता है, चेंज हो जाता है फंक्शन, फलन कैसा हो जाता है, परिवर्तन। तो किस में चेंज होता है, तो आपको इस वाले का कंसेप्ट मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था, और जल्दी से यहाँ पे भी एक बार दोबारा से बता रहा हूँ। यदि आप फंक्शन लेके चले और आपने इसका एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट को इन्वर्जन कर दिया, मान लो -x कर दिया, -y कर दिया और -z कर दिया, और फंक्शन आपका पहले भी यहाँ प्लस का बना हुआ था और अभी भी कैसा बना हुआ है, प्लस का, तो इस केस में कैसी पैराइटी होती है, इवन होती है भैया, सम पैराइटी होती है। अब जल्दी से कमेंट करके बता दो आंसर क्या रहने वाला है। और यदि आपने फंक्शन सबसे शुरुआत में प्लस का लेकर चले और आपको कैसी टर्म्स मिल गई यहाँ पे माइनस का, यानी कि इन्वर्जन करते ही कैसा आ गया हमारे पास, माइनस का, तो इस केस में पैराइटी कैसी होती है हमारी, ओड होती है। ये सभी चीजें हम अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, जल्दी से बताओ सभी एक बार। बहुत बढ़िया, आपका आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, जल्दी से भैया एक बार सभी नोट कर लो, जल्दी से एक बार सभी नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, देखते हैं भाई आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। आपका कितनी बारी क्वेश्चन पूछा गया और बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है, एक बार ध्यान से समझियो। अच्छा, कुछ क्वेश्चनों के आंसर आपको कहीं ना कहीं मॉडल पेपर में या जो मैं असाइनमेंट शीट दे सकता हूँ वो वाली में एक आधा क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन सारे क्वेश्चन को हम कंसेप्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस देयर आर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो ये आपको बताना है भैया। क्या प्रोटॉन होता है, बी, जल्दी से कमेंट करके तो आंसर आ जाना चाहिए मुझसे पहले, ठीक है भैया, और सी, इलेक्ट्रॉन, और डी ऑप्शन है भैया ए एंड बी, ए एंड बी बोथ। तो जल्दी से बताओ क्या क्या आंसर इसका रहने वाला है, यानी कि किसी भी नाभिक में, किसी भी नाभिक में कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी से बताओ भैया। यानी कि किसी भी नाभिक में कौन कौन सी चीजें होती है, भैया मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार और बता देता हूँ। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर भैया क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। यानी कि इसका प्रोटॉन अकेला तो नहीं होगा, न्यूट्रॉन अकेला भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल भी नहीं रहते, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, डी ऑप्शन। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आगे बातचीत करते हैं, ठीक है भैया। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि भैया एक हाइड्रोजन का हमारे पास है। जल्दी से बताओ आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, इन द, इन द हाइड्रोजन, इन द हाइड्रोजन न्यूक्लियस, यानी कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस में, यानी कि हाइड्रोजन के नाभिक में क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है उसने, और दूसरा ऑप्शन हम कुछ ऑप्शन ऐसे भी होंगे जो हमें ठीक करने रहेंगे भैया। पहला दे रखा एक प्रोटॉन, बी दे रखा है भैया उसने, बी उसने दे रखा है 1 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन, ठीक है। और सी ऑप्शन मान लो अभी हम लिख लेंगे अपने अनुसार, और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, ठीक है। अभी देखो नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन आपका किसी भी प्रकार से हो सकता है। चलो मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, ये ऑप्शन हम बना लेंगे क्योंकि असाइनमेंट में तो आपको गलत दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी हाइड्रोजन के नाभिक में कौन सी चीजें होती है। अच्छा एक चीज बताओ जल्दी से मुझे, हाइड्रोजन का फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग लेता हूँ। आप कहते हो हाइड्रोजन का फॉर्मूला लेता हूँ मैं 1H1 के अकॉर्डिंग, तो आप देखोगे इस वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, इस वाली चीज को बोलते हैं प्रोटॉन। तो कितने प्रोटॉन है इसमें, एक प्रोटॉन है। तो क्या इसमें
एक न्यूट्रॉन है? जल्दी से बताओ, क्या इसमें एक न्यूट्रॉन है? इसमें से इसे घटाओगे तो न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाओगी? 0। और प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, तो भैया इसमें एक न्यूट्रॉन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये वाला भी बिल्कुल भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा आंसर इसका? एक प्रोटॉन। ठीक है भैया, चाहे आपको ये ऐसा भी दे सकता था, ये आपको इस प्रकार से भी दे सकता था कि मान लो, चलो इस ऑप्शन को आप ऐसे लिख लो, 2 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आप क्या होगे, ये वाला ऑप्शन भी हमारा कैसा हो जाएगा भैया? गलत हो जाएगा। तो आप पहचान कर लोगे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एक प्रोटॉन होता है उसमें। क्या होता है भैया? एक प्रोटॉन होता है। तो ये इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बताया। और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। बिल्कुल सही बताया भाई आपने, एकदम बढ़िया बताया। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना, फिर अगले क्वेश्चन पे बातचीत करते हैं। ठीक है भाई, फिर अगले क्वेश्चन पे बातचीत करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगर मैंने आपसे कहा जल्दी से आप न्यूक्लियस का साइज बता दो, क्या रहा होगा? द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ऑफ द ऑफ ए न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस का साइज क्या रहने वाला है? यानी कि नाभिक का आकार पूछ रहा भैया, नाभिक का आकार। क्या पूछ रहा भैया? नाभिक का आकार पूछ रहा है वो आपसे। तो ऑप्शन है भैया, थोड़ा ध्यान दे लेना ऑप्शन पे। ऑप्शन के साथ छेड़छाड़ भी हो सकती है कभी कभार आपके। ठीक है भैया, वो इनमें आपको मीटर की जगह सेंटीमीटर भी बना कर दे देगा। अगर सारी चीजें मीटर में एक जैसी है तो फिर तो कोई दिक्कत समस्या ना, लेकिन एक बार आप सही तरीके से देख लेना भैया। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है? जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर रहने वाला है? 10⁻⁻15। बिल्कुल सही आंसर आया भैया। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, एक बार यहाँ पे बातचीत कर ले हैं। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस यानी कि नाभिक का आकार कितना होता है, याद रखने वाली बात है भैया। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। और साइज ऑफ एटम क्या होता है? साइज ऑफ एटम यानी कि परमाणु का आकार। तो आप कहोगे परमाणु का आकार होता है भैया 10⁻⁻10। अगर यहाँ पे इसकी जगह आपको क्या पूछता, यहाँ पे क्या पूछा? साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी। पहला आंसर तब ठीक रहता जब साइज ऑफ एटम की बात होती भैया। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत समस्या ना है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बताया आपने। चलो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले लेते हैं भैया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले लेते हैं भैया और जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे भैया। ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे, ए ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस, यानी कि किसी भी ड्यूट्रॉन में क्या चीजें होती है, किसी भी ड्यूट्रॉन के नाभिक में क्या चीजें अपने अंदर रखता है वो। तो आप सभी का आंसर मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले आ जाना चाहिए। कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे किसी भी ड्यूट्रॉन में? एंड 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, और बी ऑप्शन है इसका भैया, 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। ठीक है भैया, और सी ऑप्शन है आपका 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन एंड 2
न्यूट्रॉन, और डी ऑप्शन है भैया नन ऑफ दिस, यानी कि किसी भी न्यूट्रॉन में कितनी चीजें होती हैं। जल्दी से कमेंट करके आंसर आ जाना चाहिए भैया आपका। एक बच्चे ने आंसर बताया ABCD, जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया क्या रहने वाला है इसका। यानी कि किसी भी न्यूट्रॉन के नाभिक में, किसी भी न्यूट्रॉन के नाभिक में आपको बताना है कि कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो देखो, अगर मैं आपसे कह लगूँ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है 1H2, तो भैया यहाँ वाली जो चीज होती है ये क्या होता है, प्रोटॉन शो करता है। तो प्रोटॉन की वैल्यू तो होगी हमारी 1, और न्यूट्रॉन अगर आपको करना हो तो ऊपरले वाले में से घटाना पड़ेगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर रह जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। ठीक है भाई, फिर आगे चलते हैं बहुत अच्छे तरीके से, फिर आगे चलते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। सभी ने क्वेश्चन नोट कर लिया और आपको सभी को समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भैया एक बार। अगर ठीक इसी प्रकार से यदि मैं आपसे कहूं, चलो इसी प्रकार से क्वेश्चन एक साथ ले लेते हैं भैया, 11 और क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले कौन सा क्वेश्चन था, आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 है भैया ये, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को एक साथ सॉल्व करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को एक बार एक साथ ही सॉल्व करते हैं। वो पूछ रहा है हमारे से ट्राई टीएम में क्या चीजें होगी, और अल्फा पार्टिकल में कितने वो होंगे, कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, ट्राइटेनियम और अल्फा पार्टिकल के अकॉर्डिंग अगर हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन देखने लगे कि कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन होंगे। भैया इस क्वेश्चन में 7 और 8 में ये देखना हमें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर मैं आपसे कह लगूँ ट्राइटेनियम का मतलब होता है 1H3, ठीक है भैया, तो आप कहोगे n की वैल्यू तो इसमें इसमें p की वैल्यू तो होती है 1, और आप कहोगे ऊपरली में 3 में से 1 घटा दोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी कि एक तो इसमें प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन कितने होंगे 2। अब अल्फा पार्टिकल की बात होती है, अल्फा पार्टिकल होता है 2He4, तो इसका मतलब है प्रोटॉन तो ये वाली टर्म्स देखी जाती है, तो p की वैल्यू कितनी होगी 2, और न्यूट्रॉन कैसे देखा जाता है, 4 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आप न्यूट्रॉन की वैल्यू 2 बता रहे होंगे। जल्दी से बताओ, किसी को भी कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। बहुत बढ़िया, सही बताया भैया आपने, बिल्कुल सही बताया आपने, कोई दिक्कत समस्या ना है। फिर आगे चलते हैं। ठीक है भैया, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बताया भैया। तो जल्दी से आगे चलते हैं भैया हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अगर मैं आपसे कह लगूँ क्वेश्चन दे रखा द ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस का घनत्व कितना होता है भैया, नाभिक का घनत्व किस ऑर्डर का होता है, नाभिक का घनत्व। तभी एक बार कमेंट करके इसका आंसर तो पहले से पहले ही बता दो, यानी कि किस ऑर्डर का होता है, आपका आंसर अब तक आ जाना चाहिए था भैया। क्या 1 मीटर क्यूब में उसके 3 किलोग्राम होंगे। जल्दी से आंसर बता दो, क्या 10 की पावर 10 किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब होगा। ये बी है भैया। और सी ऑप्शन है, क्या 10 की पावर 17 किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब होगा। और डी ऑप्शन है, क्या 10 की पावर 14 किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब होगा। जल्दी से बताओ क्या आंसर रहने वाला है भैया सभी का, जल्दी। ऑर्डर बताना है, इतनी ज़्यादा है वो, बिल्कुल कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसा नहीं बतानी कि भैया इसकी 1.16 के आसपास में, आप समझ गए होगे बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत समस्या ना। जल्दी से आंसर बता दो भैया क्या रहने वाला है। बिल्कुल सही बताया एक बालक ने भैया, बिल्कुल सही बताया।
रो का जो होता था मैं आपको कैलकुलेट करके बताया था, 10⁻17 किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब के आसपास में होता था रो। ठीक है, नाभिक का घनत्व कितना होता था, इतना होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा सी। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, सभी एक बार नोट करते रहो साथ साथ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो पैराइटी के कंसेप्ट से और क्वेश्चन लेने की कोई जरूरत ना है। ठीक है भैया, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले लेते हैं भैया आगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं भैया। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका पूछे जाने की संभावना है इस क्वेश्चन की। ठीक है भैया, द बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी किसे बताती है, स्टेबिलिटी को बताती है, अनस्टेबिलिटी को बताती है, तो कमेंट करके जल्दी से आंसर ही बता दो। यानी कि बंधन ऊर्जा किसे बताती है भैया, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज द मेजर, इज द मेजर ऑफ, इज द मेजर ऑफ, ठीक है, किसे बताती है बाइंडिंग एनर्जी, स्टेबिलिटी किसे बताती है, स्टेबिलिटी को बताती है या किसे बताते हैं, ये आपको मैंने नोट पॉइंट में भी लिखवाया था जब मैं आपको ये क्लास पूरी करवा रहा था। अनस्टेबिलिटी और रेडियो एक्टिविटी। कुछ बच्चे जो ना पढ़ने वाले सी ऑप्शन पे विशेष ध्यान दे के आएंगे वे। ठीक है, नन ऑफ दिस, तो आंसर आ जाना चाहिए था आपका, अभी तक सभी का आंसर आ जाना चाहिए था भैया। यानी कि बंधन ऊर्जा किस बात को बताती है, बिल्कुल सही बताया भैया। बंधन ऊर्जा किस किस चीज को बताती है, बंधन ऊर्जा, तो आपको पता होना चाहिए भैया, बंधन ऊर्जा बताती है स्थायित्व को। किसे बताती है, स्थायित्व को। यानी कि जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी उसकी। ठीक है भैया, बाइंडिंग एनर्जी किसे बताती है, स्टेबिलिटी को। जल्दी से बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है, जल्दी से बताओ भैया। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, बिल्कुल सही बताया सर, ऑप्शन सी क्यों, अरे सी नहीं, मैं कह रहा हूँ जो ना पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे वे लगा पाएंगे रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि वे ज़्यादातर ये सोचते होंगे कि बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट जो है ना, मतलब रेडियो एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, ऐसा सोचते हैं वे। लेकिन आप अच्छे तरीके से पढ़ के आए हो कि किसे बाइंडिंग एनर्जी का स्टेबिलिटी होता है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी स्टेबिलिटी को शो करती है। समझ में आ गया विशाल जी, जल्दी बताओ भाई। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कितनी बारी आपका अलग से भी पूछा गया क्वेश्चन है, अलग एग्जाम में भी। द मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, मैं बोलता रहूंगा हिंदी में, जौन सा वर्ड की ना समझ में आए वे मेरे से पूछ लेना। इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, बी ऑप्शन है इक्वल, इक्वल टू द, यानी कि प्रोटॉन के मास के इक्वल। लेकिन आपको कुछ और ही टर्म्स याद रख लेनी है अच्छे से। स्लाइटली, स्लाइटली ग्रेटर देन द मास, मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ही अधिक। ठीक है, और डी ऑप्शन है स्लाइटली, स्लाइटली स्मॉलर, स्मॉलर देन द मास, स्मॉलर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए भैया आपका, क्या रहने वाला है इसका, जल्दी बताओ क्या आंसर रहने वाला है इसका। यानी कि न्यूट्रॉन का मास किसके इक्वल होता है, जल्दी से बताओ भैया। ऑप्शन डी बताया, स्लाइटली स्मॉलर देन द मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन के मास से कम, ये इसका मतलब है प्रोटॉन के मास से कम। जल्दी बताओ क्या आंसर रहने वाला है भैया इसका, सभी को कमेंट करना बहुत जरूरी है, और जल्दी से बताओ क्या आंसर रहेगा।
पहले वाला है मतलब न्यूट्रॉन का मास यानी कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है भैया, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पूछ रहा है और आपसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल। ठीक है, और बी ऑप्शन है यानी कि प्रोटॉन के मास के इक्वल। तो आपको याद रखना न्यूट्रॉन का जो मास होता है ना, प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। कैसा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है भैया, प्रोटॉन के मास से। आगे बात समझ में, जल्दी बताओ। ऑप्शन सी समझ में आ गया सभी को अच्छे से? जल्दी से बताओ भैया, ऑप्शन आ गया आपको समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक आपको नोट पॉइंट बताता हूँ भैया। वैसे तो मैं इस वाली चीज को आपको मतलब उसमें बता देता, मतलब आपको फोर्थ यूनिट में बता देता, लेकिन मैं अभी यहीं पे आपको नोट पॉइंट बता देना चाहता हूँ। एक नोट पॉइंट, अगर कोई आपसे पूछने लगा कि भैया न्यूट्रॉन की स्पिन कितनी होती है, यानी कि नाभिक की स्पिन कितनी होती है, न्यूट्रॉन की सॉरी, न्यूट्रॉन की स्पिन कितनी होती है, चक्रण कितना होता है, तो कमेंट करके बताओ भैया। न्यूट्रॉन की स्पिन कितनी होती है, तो आपको बताना 1/2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की भी स्पिन होती है 1/2। अगर आपसे पूछा लगा प्रोटॉन की स्पिन कितनी होती है, तो आपको बताना है भैया कितना, 1/2। तो ये वाला नोट पॉइंट आपके अगले 2-3 क्वेश्चनों को करवाने में हेल्पफुल रहेगा और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स भी है। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट टर्म्स भी है, बिल्कुल सही बताया। देखो भैया, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसा पूछा गया था एक बार। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा पूछा गया था भैया आपका। तो क्वेश्चन पूछा गया था भैया, क्वेश्चन क्या रखा था उसने, द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कितनी स्पिन होगी। तो ऑप्शन दे रखा था 1/2, बी ऑप्शन दे रखा था 1, और सी दे रखा था 0, और डी दे रखा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक है भैया, तो आंसर बता दो जल्दी से। और ऐसे ही अगला क्वेश्चन पूछ रखा था आपसे, द स्पिन ऑफ, द स्पिन ऑफ प्रोटॉन इज, यानी कि प्रोटॉन की स्पिन पूछ रखी थी भैया। बिल्कुल सेम टू सेम यही ऑप्शन है, और अगले वाले क्वेश्चन में भी यही ऑप्शन दे रखा है, द स्पिन ऑफ, द स्पिन ऑफ न्यूट्रॉन इज, न्यूट्रॉन इज। तो ऑप्शन यही है सभी के में। ठीक है, जल्दी से बताओ आंसर क्या रहने वाला है सभी का। ठीक है भाई, जल्दी से आंसर बता दो क्या रहने वाला है सभी का। तो आप कहोगे तीनों में ऑप्शन सी रहेगा। इसका भी 1/2 रहती है, इसकी भी कितनी रहती है 1/2, और इसकी भी कितनी रहती है भैया 1/2। जल्दी से नोट कर लेंगे और फिर आगे चलेंगे, जल्दी से बताएंगे क्या रहने वाला है इसका आंसर। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। अगर मैं आपसे कह लगूं जल्दी से आप बताएंगे। एक क्वेश्चन है, और ये मेरठ यूनिवर्सिटी में कितनी बार ही पूछा गया है, तो बिल्कुल आसान, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 92 यूरेनियम 235, यानी कि 92 यूरेनियम 235 में क्या कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो ऑप्शन है 148, बी ऑप्शन है 145, सी ऑप्शन है हमारा 143, और डी ऑप्शन है 150। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है भैया, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से। और अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं भैया। वो कह रहा द एम्पेरिकल फॉर्मूला,
द एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर न्यूक्लियर न्यूक्लियर रेडियस। न्यूक्लियर रेडियस का क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला होता था? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है आपको। आर इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 2/3, और बी ऑप्शन दे रखा है भैया आर इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3, और सी ऑप्शन दे रखा आर इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर -1/3, और डी ऑप्शन दे रखा नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस। सभी कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या रहने वाला है इनका सभी का। ठीक है भाई। और एक क्वेश्चन और है, सभी कमेंट करके बताते रहिए भैया। टोटल एंगुलर, जहाँ पे इंग्लिश में मैं आपको हिंदी में बता दूंगा, जहाँ पे इंग्लिश आपको समझ में ना आए वहीं पे पूछ लेना मेरे से। मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस इज यानी कि कुल कोणीय संवेग कितना होता है न्यूक्लियस का, आपको दे रखा है स्पिन एंगुलर मोमेंटम दे रखा है भैया, स्पिन एंगुलर मोमेंटम दे रखा है। बी दे रखा है आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, और सी ऑप्शन दे रखा है भैया द सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, और डी है नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस। जल्दी से इनके सभी के आंसर आप बताएंगे जल्दी से, क्या इनके आंसर रहने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं आपका आंसर सी आ गया होगा इसका। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर सी। और इस वाले का आर इजकल टू आर नोट ए की पावर 1/3 ये आ गया होगा। और इसमें आपसे पूछ रखा कोणीय कुल कुल कोणीय कुल कोणीय संवेग कितना होगा भैया, किसका? न्यूक्लियस का। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है क्या? एस। ठीक है, क्या एल होता है? तो आप क्या होगा, ये होता है आई इजकल टू एल प्लस एस होता है। ठीक है भैया, ये वाला होता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। ठीक है, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं दोबारा से। ठीक है, आपने सभी का ने यहाँ तक नोट कर लिया, बहुत बढ़िया गजब एकदम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर बताते हैं, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया। तो इसका सभी बच्चों को आंसर देना है भैया। क्वेश्चन है हमारा इन न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स में मैंने आपको ये वाला आंसर बता चुका पहले से ही। अगर किसी भी चीज में विचलन हो रहा है, किसी भी चीज का गोलीयपन देखना है, तो कौन सी चीज को देखते हो आप? फ्रॉम स्पेरिकल स्पेरिकल सेमेट्री स्पेरिकल सेमेट्री इज कॉल्ड। ऑप्शन दे रखा है भैया आपको, उसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं क्या? मैग्नेट, अभी हिंदी में भी लिख दूंगा मैं आपको, बेफिक्र रहियो भाई। और बी ऑप्शन है इसका, क्या है इसे इलेक्ट्रिक वाटरपोल मोमेंट बोलते हैं? क्या इसे पैराइटी बोलते हैं? तो आप यहाँ तक कई ऑप्शनों को अच्छे तरीके से बता सकते हो।
यानी कि अगर मैं आपसे हिंदी में कहने लग जाऊं इसे, तो आपसे मैं कह रहा हूं किसमें, यानी कि किसी भी गोलीयपन का विचलन, गोलीय विचलन। तो किसी भी गोलीयपन का विचलन जो है क्या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा देखते हैं, क्या वैद्युत चतुर्गुण आघूर्ण के द्वारा देखते हैं, क्या जात्ययिकता के द्वारा देखते हैं। तो आपको मैंने दो चीज बताई थी, जातीयता के, या दो चीज बताई थी आपको। किसी भी गोल शेप जो होती है, मान लो यदि वो लिक्विड ड्रॉप है, तो नॉर्मल हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, तो सरफेस टेंशन के कारण गोल होती है वो, पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है, सरफेस टेंशन के कारण, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है वो। ठीक है भैया। ठीक है, लेकिन यदि कोई भी चीज गोलीयपन से थोड़ा सा भी डेविएटेड हो रही है, तो वो किसके कारण, ये गोलीय मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स में कोई भी चीज गोलापन से थोड़ी सी ऐसा फैल रही है, तो इसका मतलब है इस पे काम कौन कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट काम कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल क्वाड्रपोल मोमेंट काम कर रहा होगा, यानी कि वैद्युत चतुर्गुण आघूर्ण काम कर रहा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सभी कमेंट करके बताओ। वैद्युत चतुर्गुण आघूर्ण काम कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो बिल्कुल स्पेरिकल पोल होती है उसमें इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट की वैल्यू कैसी होती है, आप कहोगे जीरो होती है। अगर ये थोड़े से भी मतलब तिरछी मिर्ची हो रही है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट इसमें जरूर से जरूर रहा होगा। ठीक है, तो जल्दी से आंसर क्या रह जाएगा सभी का, तो आप क्या होगे, आंसर आ जाएगा इसका इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट। क्या हो जाएगा भैया इसका आंसर, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट। ठीक है, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। सर क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन है कि भैया अगर किसी गोलियापन कैसा हो रहा है, गोलियापन से विचलन हो रहा है। ठीक है भाई, गोलियापन से विचलन हो रहा है, तो कौन सी चीज ऐसी होती है जो उसे विचलित करने का काम करती है। ठीक है, तो क्या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण करती है, क्या वैद्युत चतुर्गुण आघूर्ण करती है, जो जातीयता करती है। भैया जातीयता को तो फंक्शन वहां से बस केवल इस चीज को लेकर है कि वो फंक्शनों के साथ साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो फंक्शन कैसा बन पा रहा है। तो फेराइटी का तो यहाँ पे कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं होता। अगर बात आती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, भैया डायपोल का मतलब दो चीज, तो यानी कि दो कोनों को पकड़ कर रखेगा ये नहीं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल में चारों कोनों को वो पास में लाकर ऐसा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में भैया इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट यानी कि वैद्युत चतुर्गुण आघूर्ण इस पर काम करता है। जल्दी से बताओ सभी को, यहाँ तक की बात समझ में आ गई भैया। जल्दी से बताओ, यहाँ तक की बात आपको समझ
एक बार आ जाओ सभी, जुड़ जाओ एक बार दोबारा से। स्टार्ट करते हैं अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है सर को बोलना तो दो पहले, ठीक है सर। बिल्कुल बढ़िया। ठीक है भाई। आ जाओ भी एक बार सभी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने आपसे कहा, अगला क्वेश्चन आपका न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड है और आपको बताना है इसका आंसर बहुत बढ़िया तरीके से। तो क्वेश्चन है हमारा, द नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। द नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स की नेचर कैसी होती है। आपसे पहला ऑप्शन दिया है वेरी स्ट्रोंग होती है क्या। दूसरा ऑप्शन दिया है अट्रैक्टिव होती है क्या, आकर्षित होती है क्या। और सी ऑप्शन दे रखा है ए एंड बी दोनों, यानी कि दोनों बात सही है। और डी कह रखा उसने नन ऑफ दिस। आंसर कमेंट करो जल्दी से। आंसर कमेंट करो जल्दी से, कैस क्या रहने वाला है इसका आंसर, सभी एक बार। ठीक है। और अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड ही है। सभी को बताना है भाई, न्यूक्लियर फोर्सेस आर, पहला ऑप्शन दे रखा है भैया शॉर्ट रेंज में होते हैं। क्या नाभिकीय बल लघुपरासी होते हैं। क्या लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं। क्या मीडियम रेंज होती है। एक रेंज और सुन लो, नहीं। क्या मीडियम रेंज होती है। या डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस। जल्दी से बताओ क्या रहने वाला है इसका आंसर। जल्दी भैया सभी आंसर बताओ कमेंट करके। ठीक है। जितने भी हमारे न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वे कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, अट्रैक्टिव भी होते हैं, यानी कि दोनों बात इसमें क्लियर हो जाएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस वाले में। इस वाले में न्यूक्लियर फोर्स कैसे होते हैं, लघुपरासी होते हैं, तो शॉर्ट रेंज हो जाओगे भैया, यानी कि लघुपरासी होते हैं। लघुपरासी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो एक बार ध्यान से। अगर मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन है आपका, न्यूक्लियर फोर्स किस चीज पर डिपेंड करते हैं, आपको ये क्वेश्चन बताना है भैया। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्सेस आर, ऑप्शन ए है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन द स्पिन, यानी कि क्या स्पिन पर डिपेंड करते हैं। जल्दी से बताओ क्या स्पिन पर डिपेंड करते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पिन, की स्पिन पर डिपेंडेंट नहीं करते। ठीक है। और तीसरा एक नया ऑप्शन है, कभी कभी तो डिपेंडेंट कर जाते हैं, समटाइम डिपेंडेंट, यानी कि जब इनका मन करेगा जब ये डिपेंडेंट हो जाएंगे, और जब इनका मन नहीं करेगा ये डिपेंडेंट नहीं होने के। ठीक है। ऑफ द स्पिन, ये भी कैड ही हो रहे हैं। ऑप्शन सी को अगर जाए हम, नन ऑफ दिस, तो जल्दी से आंसर बताओ क्या आंसर रहने वाला है भैया। बिल्कुल सही बताया आपने भैया। न्यूक्लियर फोर्स चक्रण के कैसे होते हैं, डिपेंडेंट करते हैं, यानी कि स्पिन पर निर्भरता होती है इनकी, स्पिन पर निर्भरता होती है, स्पिन पर निर्भर करते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जल्दी से एक बार यहाँ तक का नोट कर लेंगे सभी और फिर आगे चलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। एक बार सभी थंब कर दो, यहाँ तक का अगर नोट कर लिया हो तो बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन में उसने क्या रखा कि यार न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है, रेपल्सिव होते हैं, कैसे होते हैं, यानी कि आमतौर पर अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर फोर्स कैसे होते हैं। तो उसने ये क्वेश्चन पूछ रखा आपसे, प्राइमरली
यानी कि प्राथमिक तौर पे अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर फोर्स कैसे होते हैं? न्यूक्लियर फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स इज तो आपको बताना है कैसे होते हैं। आकर्षित करते हैं, आकर्षण रखते हैं क्या अपने अंदर। ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको अच्छे तरीके से बताई थी भैया। जो कोई स्टूडेंट एक बार नया स्टूडेंट जुड़ा है, अच्छा ये सी ऑप्शन तो बिल्कुल नया सही है। मे बी अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रेपल्सिव भी हो सकते हैं। ठीक है, यही खतरनाक हो रहे दिखे हैं इस हिसाब से तो, कि जब जी करेगा जब अपने हिसाब से काम होगा, नन ऑफ दिस। तो इनकी सभी की मैं एक बार प्रॉपर्टी बता देना चाहता हूँ न्यूक्लियर फोर्स की। ठीक है भैया, जल्दी से देख लो एक बार। तो कैसे होते हैं ये भैया? अट्रैक्टिव होते हैं, यानी कि आकर्षण शो करते हैं। तो यहाँ पे सभी एक बार नोट पॉइंट लिख लेंगे, न्यूक्लियर फोर्स की कुछ प्रॉपर्टी लिख लो भैया। न्यूक्लियर फोर्स की कुछ ये प्रॉपर्टीज होती हैं, नाभिकीय बलों की कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहला होता है भैया, ये शॉर्ट रेंज होते हैं, यानी कि कुछ शॉर्ट रेंज पर काम करते हैं। और शॉर्ट रेंज कितनी होनी चाहिए? 10⁻⁻15 मीटर तक की रेंज में काम करते हैं। दूसरा, ये अट्रैक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं भैया? ये अट्रैक्टिव होते हैं। तीसरा, ये स्ट्रोंग भी होते हैं भैया। कैसे होते हैं? स्ट्रोंग भी होते हैं। और चौथी कंडीशन क्या थी हमारी? कौन सा क्वेश्चन था हमारा? अट्रैक्टिव और स्पिन डिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं? स्पिन डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये बात आप सभी नोट भी कर लेना साथ में। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना, फिर अगले क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात करते हैं भैया, आगे चलते हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात करते हैं भैया, बीटा डीके में क्या होता होगा? क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझेंगे। वो कह रहा है क्वेश्चन, द रिजल्ट ऑफ बीटा डीके, यानी कि जब बीटा कण का क्षय होता है, बीटा कण का क्षय होता है तो तब क्या होता है भैया? बीटा कण का क्षय होता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, स्मॉलर स्मॉलर साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस का आकार घट जाएगा। बी आपसे कह रहा है इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस की स्थायित्वता बढ़ जाएगी। ठीक है, और सी कह रहा है आपसे, बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों केस होंगे। यानी कि किसी का, इसका कहने का मतलब है साइज घटने से उस चीज की स्टेबिलिटी बढ़ती है। जल्दी से बताओ क्या केस होने वाला है इसमें भैया। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ क्या केस रहने वाला है। ठीक है, जल्दी से बताओ ऐसा क्या होता होगा। तो एक बार हम चेक करके देख लेते हैं कौन सी कंडीशन इसमें होती होगी। सपोज डैट एक एग्जांपल ले लेकर देख लेता हूं मैं कि भैया 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238। ठीक है भैया, और इसमें से एक बीटा निकाल देता हूँ। एक बीटा निकालने पे आप क्या होगा, यहाँ पे तो हो जाओगा 93, और मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा और यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, कौन सी चीज पे इफेक्ट हुआ? आप क्या होगे, जेड बढ़ा, प्रोटॉन बढ़े। प्रोटॉन कैसे हुए? प्रोटॉन कैसे हुए? इंक्रीज हुए। पहला प्रोटॉन कितने थे भैया यहाँ पे? 92 थे। और अब प्रोटॉन की वैल्यू कैसी होगी? कुछ ज्यादा होगी। ठीक है, और ये वाला, और यहाँ से अगर अगर मैं आपसे कह लगूं, यहाँ पे प्रोटॉन तो बड़े हैं,
ठीक है, क्या न्यूट्रॉन बढ़े हैं? तो एक बार चेक करके देख लेता हूँ, 238 में से 92 सब्ट्रैक्ट करके देख लेता हूँ, 6, और यहाँ पे हमारा कितना रह जाएगा, 146। ठीक है भैया, कैसा रह जाएगा, 146। तो मैं यहाँ पे चेक करके देख लेता हूँ, 238 और यहाँ पे 93। ठीक है भैया, ये तो आप कहोगे 5 और यहाँ पे 4, 145। तो आप एक बात तो देख रहे होगे अच्छे तरीके से। अगर मैं यहाँ से आपसे कह लगूं कि आप कह रहे हो कि पहला जो हमारा था, पी की वैल्यू कितनी थी, 92, एन की वैल्यू कितनी थी भैया, 146, 146। अगर टोटल ओवरऑल आप जोड़ कर देख लगो तो 6 2 8 और 9 4 13, और यहाँ पे कितना आया, 2 1 यो 238 बैठे इस केस में, पहले का अगर केस देखते हैं। लेकिन अगर इस केस में हम देखने लगे भैया, इस केस में अगर हम देखने लगे तो क्या चीजें बनेगी हमारे यहाँ पे, कितने पी की वैल्यू कितनी आ रही है, 93 आ रही है, और एन की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 145। तो एक चीज जोड़ के देखो, 93 और 145 को ऐड करके देखो, ये 8 हो गया और ये कितना हो गया। क्या आप एक बात बता दे रहे हो, पहले भी न्यूक्लियस उतना ही था, 238 था, अब भी न्यूक्लियस उतना ही है। ठीक है भैया, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन बीटा निकलने पे पहले भी उतने ही थे। कैसे थे, पहले भी उतने ही थे और अब भी उतने ही हैं। तो जल्दी से बताओ क्या पहला ऑप्शन हो सकता है, जल्दी से बताओ क्या पहला ऑप्शन हो सकता है, जल्दी से बताओ। कुछ बच्चों ने आंसर दिया है पहला, स्मॉलर साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का आकार तब घटेगा जब एन और पी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है भैया, समझ में आई? दोबारा से समझ लो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से। देखो, अगर मन ने एक एग्जांपल लेकर चला, 92 यूरेनियम 238 और इसमें से बीटा निकाल दिया मन ने, तो बीटा की प्रॉपर्टी होती है कि निचले वाले में एक ऐड कर देता है, ऊपरले वाले को ऐसे ही छोड़ देता है। तो इसका मतलब है अगर मैं न्यूक्लियस का केस इसमें देखना चाहूँ तो पी की वैल्यू 92 आएगी और इसकी एन की वैल्यू 146 आएगी, और दोनों को ऐड करता हूँ तो 238 आता है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर 200, ऐसे मान के चलो कि न्यूक्लियस के अंदर 238 आदमी रह रहे हैं। और अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर इस केस में मैं कह लगू पी की वैल्यू 93 आती है और एन की वैल्यू 145 होती है, तो आप ऐड करके देखोगे अभी भी आदमी कितने रह रहे हैं भैया, अभी भी आदमी 238 रह रहे हैं। तो पहले भी 238 थे, अब भी 238 है। क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब न्यूक्लियस का साइज कम हुआ हो? तो आप कहोगे न्यूक्लियस का साइज तो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, न्यूक्लियस का साइज तो अनचेंज है। कैसा है भैया, न्यूक्लियस का साइज तो अनचेंज है। तो इसका मतलब है ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होने का, नन ऑफ दिस इसमें हो नहीं सकता, कि बोथ ए और बी भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा ऑप्शन, इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि एक तरीके से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है भैया, स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे चलते हैं भैया, आप अच्छे तरीके से समझ गए होगे। भाई जितने भी अल्फा बीटा गामा निकलते हैं, तो मैंने आपको ये वाली बात तो पहले भी बताई थी, जब अल्फा बीटा गामा निकलता है तो पार्टिकल सबसे शुरुआत में जब वो अल्फा बीटा गामा नहीं निकाल, मतलब उसमें से निकलने स्टार्ट हो रहे हैं तो अनस्टेबल रहता है, लेकिन जैसे वे निकल जा चुके होते हैं अल्फा बीटा, तो वे स्टेबिलिटी को शो करते हैं, वो स्थायित्व को शो करते हैं। मैंने आपको ये वाली बात पहले भी बताई थी कि जब अल्फा बीटा गामा इस वजह से निकलता है कि वो अनस्टेबल होते हैं, लेकिन जैसे ही अल्फा या बीटा निकल जा चुका होता है तो कैसे होते हैं, वे स्टेबिलिटी को शो करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से कैसा आ रहा है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन का रूप यो है, क्वेश्चन का रूप यो है, आप इसे डायरेक्टली आप ऐसे भी बता सकते हो। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है, आप इसे बता सकते हो, और तीनों क्वेश्चनों को आप नॉर्मली भी बता सकते हो। वो आपसे कह रहा है कि जब अल्फा डिके होता है तो क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बीटा डिके होता है तो क्या होता है, और गामा डिके होता है तो वो क्या होता है। ठीक है, तीनों के 6 पूछे आपसे उसने।
ठीक है भाई, तीनों के उसने 6 पूछा है कि अल्फा डिके का 6 कितना होगा, बीटा डिके का 6 कितना होगा और गामा डिके का 6 कितना होगा। ठीक है भैया, 6 पूछे हैं। तो आप सभी को पता, ये वाली बात मैंने आपको बता दी थी कि अल्फा जब भी आपका कहीं से डिके होता है, मान लो सपोज करो 92 यूरेनियम 238 लेकर चला और उसमें से अल्फा पार्टिकल आपने निकाल दिया, तो जेड में से कितने की कमी हो जाती है, कितने की, 2 की। और ऊपर से ये पार्टिकल चेंज हो जाता है, ऊपर से कितने की कमी होती है, 4 की। तो आप कहते हो जेड में से तो 2 की कमी होती है और ए में से कितने की कमी होती है, 4 की कमी होती है। और बीटा डिके में क्या होता था, 92 यूरेनियम 238 है और अल्फा इसमें से बीटा निकल रहा है, तो निचले वाले में जेड में 1 बढ़ जाता था और ये पार्टिकल चेंज हो जाता और ये अनचेंज रहता था। तो इसका मतलब है जेड में 1 बढ़ जाता था और ए ही बना रहता था। ऐसे जब गामा डीके का हम देखते तो इसमें सारी चीज कैसी होती थी, अनचेंज होती थी भैया। गामा तो अपने आप में गामा ही है, ऐसा का ऐसी छोड़ देते थे, मतलब इसे, इसमें ना तो कोई पार्टिकल बदलता था, ना कोई ए में चेंज होता था, ना कोई इसके जेड में चेंज होता था। जल्दी से बताओ, यहाँ तक कि आपको कोई दिक्कत समस्या तो ना आई आज के लेक्चर में? आज के हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे, क्या आपको अच्छे तरीके से वे कंप्लीट हो गए भैया? ठीक है, जल्दी से बताओ, क्या आपको ये वाली जो आज हमने क्वेश्चन डिस्कस करे, क्या आपको ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई है? जल्दी बताओ। तो कल को हम स्टार्ट करते हैं भैया, कल को हम इसकी असाइनमेंट की एक लॉन्ग क्लास ले लेंगे भैया। तो सभी कल असाइनमेंट की लॉन्ग क्लास ले लेना, ठीक है। और मंडे से जो है हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। यहाँ तक आप तैयार करते रहो। अच्छा, एक बात आप ये भी समझते रहो, आप ये मत ना सोचो कि हम पेपर के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा कुछ। जो चीजें मैं आपको करा रहा हूँ यही सारी चीजें सफिशिएंट है, आप यही सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। आप ये तैयारी, आप ऐसे पढ़ते हुए चलो कि आप यही तैयारी कर रहे हो अपने पेपरों की, आपको दोबारा से पढ़ने का मौका ना मिला। आप साथ साथ चीजों को करते रहिए, ठीक है भाई। ऑल द बेस्ट सभी को।